तो पिछली बार हम लोगों ने हमारी मार्किंग जहाँ तक की थी उसके आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। 4.11 और 0.6 ये वाला टॉपिक हमें एक मार्क करना है, और उसके अलावा ये उससे नीचे जो बचा हुआ पार्ट, हाँ एक पार्ट और है जो स्टिल मैं अभी पढ़ाने की हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं है, सिर्फ डिफाइन डिफाइन डिफाइन, मतलब तुम्हारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट एक रहेगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ये अभी तक जितना भी पढ़ा ये थर्मोडायनामिक्स था, वो थर्मोकेमिस्ट्री है। तो वो थर्मोकेमिस्ट्री वाला एक पार्ट पढ़ना है, ज़्यादा कुछ कठिन कार्य नहीं है उसमें, सिर्फ डेफिनेशन और एक हेस्ट लॉ है जो कि आई थिंक मैंने 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया है, तो खैर उसमें दिक्कत नहीं होगी, बट ईजी है। ओवरऑल चीज़ें बहुत इजी है, सिर्फ डिफाइन है। तो आज मंडे, कल का दिन ट्यूसडे वेडनेसडे, हार्डली 2 दिन के अंदर ये वाला टॉपिक आपका पढ़ के ख़त्म। सो हमारा फिर थर्मोडायनेमिक्स ओवर हो जाएगा, फिर हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। चलो, तो पहले मार्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो तुम लोगों को जो चीज़ खतरनाक तरीके से पूछी जाएगी वो ये रहेगी, ये ठीक है, कि सेकेंड लॉ लीड्स टू द कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस, ये हो गया एक क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप कौन सी कंडीशन डिराइव कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर। इवन इस आंसर में जो 3 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ये आप लोगों को कैन बी आस्क्ड इन MCQ। ठीक है, ये तुम लोगों को डायरेक्ट MCQs वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन के लिए, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या होगा, कैसा होगा वगैरह वगैरह। तो ये तुम्हें खैर याद रखना है। और उसके अलावा तुम लोगों से ये वाला जो पर्टिकुलर फार्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये मैं सिखाऊंगी जब न्यूमेरिकल्स, तब तुम इसमें देखोगे कि ये वाले फॉर्मूले को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए, है ना। अच्छा, और उसके अलावा और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हाँ, ये वाली चीज़ आप लोगों को डिराइव करने के लिए, ये डेल्टा जी के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये सिस्टम वाला है। मैंने तुम लोगों को ये डिराइव करके दिखाया भी है, तो तुम चाहो तो जैसा मैंने डेरिवेशन लिखा है तुम उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, या फिर जैसा टेक्स्ट बुक वाला ने लिखा है तुम टेक्स्ट बुक वाले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। बट मैं तो देखो यही सजेस्ट करूँगी कि अपन टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में ही लिखते हैं, है ना। चेकिंग करने वाले इंसान को भी टेक्स्ट बुक ही पढ़ने की आदत होती है ना, क्योंकि चलो तो अब इसमें लिखेंगे कैसे। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये डिराइव, सीधा सीधा डिराइव, प्रूव दैट, कोई भी भाषा हो सकती है। ठीक है, अच्छा, या फिर ये भाषा भी हो सकती है, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी सिस्टम एंड डेल्टा एस टोटल। तो ऐसे केस में अगर ये चीज़ डिराइव करने को पूछी गई तब तुम लोगों का जवाब क्या होगा। तो उसके बाद हम लोग ये लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 हमारा ये होगा वी नो दैट में हमको लिखना है ये वाली लाइन, इतनी, ठीक है, बस। अच्छा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट नंबर 2। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। आप लोगों का पॉइंट नंबर 3 बनेगा ये कि डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, ये पॉइंट नंबर 3। हाँ, इक्वेशन नंबर देते जाना, जैसे नॉर्मल 10th क्लास तक कैसे अपन मैथ्स करते थे तो लिखते ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उतना काम तो भाई तुम कर ही सकते हो। खैर, तो ये इक्वेशन नंबर देना नहीं भूलना। और उसके बाद ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग ये लिखेंगे डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, यहाँ सिस्टम लिख देना, माइनस ऑफ डेल्टा एच टी। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इसको लिखने से पहले क्या करते हैं, एक काम करो, इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 दे दो और उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो,
ये पॉइंट नंबर 3 था, हाँ मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रही हूँ। तो फिर लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये आ गया आपका पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा और क्या इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं? फिर ये वाली जो पूरी लाइन है इसको उठा के फेंक दो। फिर इससे पहले एक लाइन लिख लेना, मल्टीप्लाइंग अबोव इक्वेशन बाय टी। हम ऊपर वाली इक्वेशन को टी फॉर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये मिला, ये इक्वेशन मिली। दिस इज़ पॉइंट नंबर 5, ठीक है, दिस इज़ नोन एज पॉइंट नंबर 5। अब क्या करें? अच्छा, तो ये जो पॉइंट मिला है इसको पुट करना पड़ेगा। कहाँ पे जाके पुट करना पड़ेगा? आप लोगों के 4.35 वाली इक्वेशन में पुट करने को कह रहा है। तो 4.35 वाली इक्वेशन कहाँ है? वो ऊपर है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो एक पॉइंट लिखना, वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस, ठीक है, ये वाला काम कर देना। और यहाँ पे डेल्टा एस टोटल, यहाँ पे टोटल लिखना, टोटल लिखना मत भूलना, और यहाँ पे सिस्टम लिखना मत भूलना। इसको, इस वाली को, ये 4.39 हटाओ, इसको इक्वेशन नंबर 3 दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दो, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। बल्कि इक्वेशन नंबर 4 देने से पहले एक काम करते हैं, अपन इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 मिनट, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ऐसा लिखना, फ्रॉम 3 एंड 4, और ये वाली चीज़, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन, ये 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो खैर इतना काफ़ी है, हाँ। और अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तो ऐसे केस में तुम लोगों को ये जो मैंने नीचे लिखा ना, व्हाट आर द कंडीशंस, इन कंडीशंस के बारे में भी बताना होगा, ठीक है। कि अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम, ये वाली चीज़। वैसे तो 3 मार्क्स के लिए ही आएगा, तो आप ये मान के चलो कि ये चीज़ आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो ये डेरिवेशन हो गया। तो ये डेरिवेशन तो खैर मैंने भी डिराइव करके तुमको दिया ही था। तुम्हें याद होगा अभी लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की, उस लास्ट क्लास में तुमको मैंने एक बड़ा सा चार्ट करवा के दिया था, ठीक है। उस चार्ट में मैंने 4 कंडीशंस बताई थी, जिसमें बताया था कि अगर दोनों पॉजिटिव रहे, मतलब ओवरऑल आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन फिर उसमें जो 2 ऑप्शन, तुम्हें शायद याद होगा कि हम लोगों ने उस चार्ट में अलग अलग कंडीशंस देखी थी। तो बेसिकली ये जो पॉइंट नंबर 1 तुमको दिख रहा है, ये पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है, पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है, पॉइंट नंबर 4 दिख रहा है, ये सारी वही कंडीशंस है जो मैंने उस पर्टिकुलर चार्ट में लिखवाई थी। तो क्या करो, एक काम करो, एक हेडिंग दो जो कि उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने दी है। उस हेडिंग में लिखो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी, डिस्कस द कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। और जैसा चार्ट तुमको मैंने वहाँ पे बनवाया है वही सेम चार्ट जैसे का तैसा, ठीक है, बिना किसी चेंज के आप यहाँ पर बना दो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये जो 4.118 वाला है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए देखो आपको जनरली ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हम लोग एट इक्विलिब्रियम है। तो इस चीज़ को ऐसा भी पूछा जा सकता है, एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एस एंड डेल्टा एच। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर फार्मूला लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट वाला ये टॉपिक का अभी मैं पढ़ाऊँगी इसी पर्टिकुलर वीडियो के बाद। तो खैर तुम लोगों को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, जो कि ओल्ड बुक्स में बहुत अच्छे खासे डिटेल में था, बहुत सारी चीज़ें बल्कि उसमें तो डिटेल में थी, इसमें तो बहुत कुछ हटा दिया गया है, इसीलिए ये पर्टिकुलर चैप्टर इतना छोटा हो गया है। सोचो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा
व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फंक्शन, ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, स्पेलिंग ठीक कर लेना, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले लिखना कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 1, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट नंबर 2। अच्छा रुको, पॉइंट नंबर 2 इसको मत करो, पॉइंट नंबर 2 मैं बताती हूँ किसको करना है। पॉइंट नंबर 2 इसको लिखना, गिव्स एनर्जी चेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 के नीचे देखो क्या लिखना है, ये कि वेयर डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, बराबर। अच्छा, क्यू इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशेंट, तुम्हें याद होगा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी, केसी, क्यू ये सब पढ़ा था, ये है ना 11th क्लास, याद करो, बस ये वही वाला क्यू है, ठीक है। अब जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी है या फिर जो भूल गए हैं, अब उनके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, बट जिनको याद है उन लोगों को तो अभी तुरंत याद आ गया होगा, अच्छा हाँ ये क्यू अपन ने पढ़ा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये वही वाला क्यू है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा बस इतना ही। अब पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, तो पॉइंट नंबर 3 देखो, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्क करना है। पॉइंट नंबर 3 में पहले तो ये लिखोगे कि हियर क्यू सी इक्वल्स टू, अब क्यू सी लिखवाती कैसे थी मैं, ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया है केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब किसी इंसान को अगर नहीं पता है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यार तुमने पता नहीं पूरी अपनी 11th कैसे बिताई है, जस्ट डोंट नो। तो ये वाली चीज़ पॉइंट नंबर 3 में ये लिखोगे, पॉइंट नंबर 4 में ये लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर दे देना 2, ठीक है, और इसको दे देना अपनी इक्वेशन नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 4 में ये लिखना कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोगों का डेल्टा जी इज इक्वल्स टू यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, डन। ये आपका पॉइंट नंबर 4 बनेगा। अच्छा, और उसके अलावा वैसे तो मुझे एक पॉइंट और लिखवाना था, खैर वाली चीज़ भी लिखवाती हूँ, सुनो। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 क्या लिखाओगे, एट इक्विलिब्रियम, ये एट इक्विलिब्रियम ये बराबर 0, ठीक है। ये आप एक मिनट, यहाँ पे एक एरर है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट बराबर 0 नहीं होता है, डेल्टा जी बराबर आप लोगों का 0 होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी बुक में एरर है, वो गलती से उसने लिख दिया है, बल्कि देखो ना पुट करते वक्त उसने डेल्टा जी नॉट को थोड़ी ना 0 पुट किया। तो ये लिखोगे पॉइंट नंबर कौन सा है आपका, 5, पॉइंट नंबर 5 में ये वाली पॉइंट, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 5 का ही पॉइंट मान लो, या फिर 6-7 कर लो, जो करना है कर लो। और फिर देखो ये ln है, ln से अपन बेस 10 में जाएंगे तो अपन को 2.303 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 8। अब ध्यान से सुनिए, ये केसी है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमने ये चीज़ सीखी है कि केसी का मतलब क्या होता है। केसी हम कब डिफाइन करते हैं, केसी हम तब डिफाइन करते हैं जब हमारी रिएक्शन एक्वस फेज वगैरह में हो रही हो, मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन अगर हमको गिवन है तो बराबर, तब हम डिफाइन करते हैं केसी वगैरह। लेकिन अगर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स गैशियस हैं तो गैशियस चीज़ों के लिए कंसंट्रेशन तो ना डिफाइन होती है, उनके लिए तो प्रेशर डिफाइन होता है। तो ऐसे में, ठीक है, ऐसे में फिर आप क्या करोगे, तो फिर ऐसे लिखना, सिमिलरली पॉइंट नंबर 9 बना के लिखना, सिमिलरली फॉर ए रिएक्शन हैविंग गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब जिनके पास गैशियस रिएक्टेंट्स हैं या फिर गैशियस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला, मतलब केसी को बेसिकली हमने किससे रिप्लेस कर दिया, केपी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे केपी क्या होता है, तो वेयर यहाँ पे लिखना केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर बी। ये मैंने सारी चीज़ें तुमको केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाई हैं, ठीक है, किस तरीके से केसी लिखते हैं, केपी लिखते हैं। मैंने तुम्हारा प्रैक्टिस भी करवाए हैं, तुमसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए, इसी दिन के लिए करवाए थे ये सारी चीज़ें, ताकि जब हम 12th क्लास में आए तो 12th क्लास में जब मैं इस तरीके के टर्म्स आपको डिफाइन करके दूँ, केसी ये होता है, केपी ये होता है, तो उस वक्त तुम लोगों के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए। भले भूल गए हो बट कम से कम रिवाइज करने के बाद अच्छा हाँ याद तो आ जाए, ऐसी वाली सिचुएशन होनी चाहिए। अगर आएगा ही नहीं या पता ही नहीं होगा तो फिर पता है वो चीज़ किस कैटेगरी में आ जाती है, रट्टा मारने वाली कैटेगरी में आ जाती है। और रट्टा मार मार के आप
ज़्यादा हाइट के अबोव तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए चीज़ों को समझना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर, अब देखो कई बार कैसा है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा, व्हाट इज़ द फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो केसी को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं और केपी को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, दोनों ही आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। बट कैसी ये बात अभी कि अगर ऐसे में बोला जाए स्पेसिफिकली कि आपको केसी के टर्म्स में ही निकालना है, तो जो मैंने मार्क करा के दिया वही का वही डेरिवेशन छाप दो, है ना। अगर ऐसा बोला जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में निकालो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो केसी को भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो केपी को भी कहते हैं, तो फिर क्वेश्चन वाला किसके टर्म्स में पूछना चाह रहा है भाई। तो ऐसे केस में क्या करना, जैसा मैंने अभी मार्क करा है वैसे का वैसी पहले पूरा डेरिवेशन केसी के लिए निकाल लेना, फिर सिमिलरली करके केपी के लिए छाप देना बराबर। परंतु अगर केपी के लिए पूछ लिया तो तब हम क्या करेंगे, तब आपको देखो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, एक अलग से क्वेश्चन अपनी नोट्स कॉपी में लिखोगे जहाँ पे हेडिंग दोगे डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखना केपी, और डेरिवेशन में लिखोगे क्या, सुनो। पॉइंट नंबर 1 वैसे का वैसी, पॉइंट नंबर 2 वैसे का वैसी, पॉइंट नंबर 3 चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे क्यूसी लिखा है ना, क्यूसी की जगह आपको क्यूपी वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी जगह नॉर्मल ब्रैकेट देना, और कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी की जो पावर्स है, पावर्स में तो खैर कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ, लेकिन उन ब्रैकेट्स के अंदर अब हम लोग प्रेशर लिखना शुरू करेंगे। तो पी नॉट सी, पी नॉट डी, पी नॉट आपका नॉट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट नीचे सी डी ए बी ये लिखना। फिर उसके बाद आपका जो पॉइंट नंबर 4 है, उस पॉइंट नंबर 4 में जहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह पुट होते थे वहाँ प्रेशर को पुट करना, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 हम क्या लिखते थे कि 0 पुट करेंगे, वैसे का वैसी। पॉइंट नंबर 6 में देखो केसी आ जाता था, केसी की जगह आप क्या लिखोगे, वहाँ पे केपी लिखोगे। पॉइंट नंबर 7 में केसी की जगह क्या लिखोगे, केपी लिखोगे। पॉइंट नंबर 8 में केसी की जगह क्या लिखोगे, केपी लिखोगे, खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 5 सब कुछ है, बस केसी को बेसिकली तुम्हें किससे रिप्लेस करना है, केपी से रिप्लेस करना है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में ध्यान रखना, यह बुक में गलत लिखा है कि डेल्टा जी नॉट आपका 0 होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी आपका 0 होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा एक पॉइंट और उसी पॉइंट नंबर 5 में इंक्लूड कर देना, एट जी इक्वल टू 0, डेल्टा जी इक्वल टू 0, क्यू सी इक्वल्स टू के सी, ऐसा लिख देना, एंड क्यू पी इक्वल्स टू के पी, ये लिख देना, ख़त्म कहानी, ठीक है। ये आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा। खैर फिर तो अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बस थर्मोकेमिस्ट्री बचता है, तो कल से हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मैडम ये डेल्टा जी नॉट, ये जो आप नॉट बोल रहे हो, ये नॉट वर्ड क्या है, आपने नॉट तो सिखाया नहीं एक बार भी। खैर मैंने बिल्कुल नहीं सिखाया, बट थर्मोडायनेमिक्स अभी आएगी, वहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम लोग ये डेल्टा जी नॉट क्या है उससे बातचीत करेंगे। बट फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन तुम लोगों को अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड करना होगा, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन डेल्टा जी नॉट। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको नॉट को कहते हैं स्टैंडर्ड, नॉट को कहते हैं स्टैंडर्ड। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्किंग कराई है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ से लेके यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के लिए ये वर्ड ये है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाली मार्किंग तुम्हारी ओवर होती है, कल हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है।